आज के युग में हमारा समाज काफी शिक्षित हो चुका है, पर इसके बावजूद भी आज भी गांव और देहातों में लोग पुराने रीति रिवाजों को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। भले ही इस रीति रिवाजों की वजह से वो कितनी भी मुश्किल में क्यों न पड़ जाए, लेकिन अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनों से ज्यादा समाज का डर रहता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक आदमी जो कि इसी पुराने रीति रिवाजों की वजह से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, और जब इस केस का खुलासा होता है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भाज चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भाज की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत एक जिला पड़ता है सीहोर, और इसी सीहोर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है खजूरी सड़क। खजूरी सड़क थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भैंसाखेड़ा। इनका भैंसाखेड़ा गांव का रहने वाला सीताराम मीणा, जो कि पेशे से एक किसान होता है। सीताराम के परिवार में उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जो कि सबसे छोटे बेटे का नाम होता है मनीष। मनीष जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। मनीष जो कि अपने ही इलाके में रहकर 12वीं तक की पढ़ाई करता है, और जब पढ़ाई कर लेता है तो अपने पिता के साथ खेती में काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही मनीष जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, सीताराम अपने ही इलाके की रहने वाली पूजा नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी की तारीख भी तय हो जाती है 30 मई को। 30 मई के दिन मनीष अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर पूजा के घर जाता है, और पूजा को शादी करके अपने घर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही पूजा शादी करके अपने ससुराल आती है, इन्हीं पुराने रीति रिवाजों की वजह से ही वो अपने 3 दिन के बाद अपने मायके चली जाती है। जब पूजा अपने मायके चली जाती है तो इधर मनीष काफी उदास रहने लगता है, काफी गुमसुम रहने लगता है। जब मनीष उदास रहने लगता है तो उसके परिवार वालों को समझते देर नहीं लगती है कि मनीष को अपनी पत्नी पूजा से प्यार हो गया है, क्योंकि जब से वो अपने मायके गई है तब से मनीष उदास सा रहने लगता है। ऐसे ही देखते देखते मनीष के परिवार वाले, उसके पिताजी अपनी बेटी को जब उदास देखते हैं तो अपनी बहू को लाने के लिए दोबारा 24 जून की तारीख तय कर देते हैं। और 24 जून का जब तारीख आता है, उस दिन सीताराम अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं। वो पूजा पाठ भी पुराने रीति रिवाज के तहत ही होती है। उस दिन सारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं, घर में पूजा पाठ चलने लगती है। उस दिन मनीष भी बहुत ही खुश होता है, और वो अपने घर के पशुओं को लेकर बाहर खेतों में बांधने के लिए जाता है, और यह सोचकर बांधने के लिए जाता है कि वो सुबह बांध कर दोपहर तक पशुओं को घर लाएगा, और शाम के समय उसके परिवार वाले उसकी पत्नी पूजा को लेने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन जब वो अपनी पशुओं को लेकर खेतों में बांधने के लिए जाता है, दोपहर समय बीत जाता है, लेकिन मनीष घर पे नहीं आता है। उसके परिवार वाले मनीष के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन मनीष का उस मोबाइल नंबर का स्विच ऑफ बताता है। देखते ही देखते पूजा पाठ का कार्यक्रम बीत जाता है। जो रिश्तेदार आए रहते हैं वो सभी अपने घर चले जाते हैं। शाम का भी वक्त हो जाता है, लेकिन मनीष का कहीं अता पता नहीं चलता है। उसके परिवार वाले उसकी बहुत ही तलाश करते हैं। इसके बाद सीताराम को अपने बेटे की चिंता सताने लगती है, और वो आसपास के जो लोग होते हैं उनके सहयोग से वो थाने में जाते हैं, और थाने में जाने के बाद अपने बेटे मनीष के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस गुमशुदा होने का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन जैसे ही सुबह का समय होता है, इसी खजूरी सड़क थाने की पुलिस सीताराम को सूचना देती है कि तुम्हारे बेटे की किसी ने हत्या कर दी है। जब सीताराम सुनते हैं और उनके परिवार वाले कि उसके बेटे मनीष की हत्या हो गई है, तो परिवार में कोहराम सा मच जाता है। और एक महिला जो कि इसी कोल्हाखेड़ी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है, तो उसी जंगल में मनीष की जो डेड बॉडी है वो मिलती है। वो महिला पुलिस को सूचना देती है। पुलिस अपनी टीम के साथ उस कोल्हाखेड़ी जंगल में जाती है, तो देखती है कि मनीष की डेड बॉडी पड़ी है, और उसके गला दबाकर उसे किसी ने हत्या कर दी है। और डेड बॉडी को देखने पर पुलिस यह अंदाजा लगा देती है कि इसकी हत्या कहीं और हुई है, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस जंगल में लाया गया है। जब पुलिस सीताराम को उसके परिवार वालों को इस बात की सूचना देती है, परिवार वाले भी वहां पर पहुंचते हैं।
उसके परिवार के लोग मनीष की डेड बॉडी को देखकर काफी जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस अब इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मनीष के पिता सीताराम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे बेटे की किसी से दुश्मनी थी, इसकी हत्या कौन कर सकता है। इस पर सीताराम बताते हैं कि नहीं साहब, मेरा बेटा तो बिल्कुल सीधा साधा था। उसकी शादी आज से 25 दिन पहले हुई थी। जब शादी की पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि मनीष की शादी आज से 25 दिन पहले हुई है, तो इसकी सच्चाई निकालने के लिए सबसे पहले पुलिस वाले मनीष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। लेकिन जब मनीष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि मनीष की शादी को लगभग 25 दिन बीत चुके थे, लेकिन इन 25 दिनों में मनीष एक बार भी अपनी पत्नी पूजा से बात नहीं किया था। अब पुलिस को इस पर कुछ शक होता है। इसके बाद उसकी पत्नी पूजा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। जब पूजा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें कि पूजा लगभग 4 से 70 बार बात कर चुकी है। जब उस नंबर को देखती है, उस नंबर के बारे में पता करती है, तो वो नंबर एक वीरेंद्र मीना नाम के लड़के पर रजिस्टर्ड होती है, जो कि बीनापुर गांव का रहने वाला है। वीरेंद्र मीना जो कि उसके जो पिता होते हैं एक बहुत ही बड़े जमींदार होते हैं। उन वीरेंद्र के पास बहुत ही बड़ा सा गाड़ी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। अब पुलिस जो होती है वीरेंद्र के, जब इस तरह की वीरेंद्र के बारे में जानकारी मिल जाती है तो वीरेंद्र के घर जाती है। वीरेंद्र को अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर आती है और मनीष की हत्या के बारे में वीरेंद्र से पूछताछ करती है। वीरेंद्र भी बिना किसी सख्ती दबाव से जो पुलिस को कहानी बताता है, उसे सुनकर हर कोई चौंक से जाता है। दरअसल इस जो कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 3 साल पहले एक धार्मिक समारोह में वीरेंद्र और पूजा की मुलाकात होती है। दोनों जो कि दूर के रिश्तेदार होते हैं, जब दोनों में मुलाकात होती है तो दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बावजूद जब दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है, दोनों अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और उसी के जरिए दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों के बीच इतना हद तक प्रेम प्रसंग चलने लगता है, इधर जो पूजा होती है उसको वीरेंद्र से प्रेम तो हो जाता है, लेकिन उससे मिल नहीं पाती है, क्योंकि आज भी मीना समाज में परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़कियों को बाहर जाना मना होता है। जब पूजा वीरेंद्र से मिल नहीं पाती है तो अपने एक फुफेरे भाई को बुलाती है जिसका नाम होता है दीपक। उसी से वीरेंद्र के बारे में बात करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी न किसी तरह वीरेंद्र से उसे मिला दे। इस पर दीपक इस बात को तैयार हो जाता है और एक दिन पूजा को लेकर वीरेंद्र से मिलवाने के लिए उसके पास जाता है। पूजा के परिवार वाले भी शक नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन का रिश्ता होता है। दीपक जब पूजा को लेकर वीरेंद्र से मिलवाने के लिए जाता है तो पूजा वीरेंद्र से मिलती है और ये सिलसिला चलने लगता है। जब भी पूजा को वीरेंद्र से मुलाकात करने का मन करता, दीपक उसे लेकर जाता और उससे मिलवाता। दोनों को जब मिलने मिलाने का क्रम चालू होता है तो दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं तो एक दिन पूजा अपने परिवार वालों से वीरेंद्र से शादी करने की बात करती है, लेकिन पूजा के पिता इस बात को साफ मना कर देते हैं। दरअसल वीरेंद्र पूजा का रिश्तेदार लगता था और मीना समाज में रिश्तेदारों से शादी करना सख्त मना है। इसके जरिए पूजा के जो पिताजी होते हैं पूजा की शादी वीरेंद्र से नहीं करते हैं। पूजा लाख कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा के पिता पूजा की शादी सीताराम के बेटे मनीष से कर देते हैं। अब पूजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है, शादी तो हो जाती है, लेकिन पूजा वीरेंद्र से यह वादा करके आती है कि वो उसी की रहेगी, किसी और की नहीं होगी, उसका शरीर कोई और नहीं छुएगा। लेकिन जब पूजा अपने ससुराल आती है तो जब शादी का पहला दिन होता है, मनीष अपनी पत्नी के साथ जाता है, उससे सुहागरात मनाने की कोशिश करता है और जो ही पूजा का हाथ पकड़ता है, पूजा गुस्से में अपना हाथ झटकार देती है। पूजा का इस बर्ताव को देखकर मनीष को बहुत कुछ सोचने लगता है। जब दूसरी बार पूजा का हाथ पकड़ता है तो पूजा बहुत ही गुस्से में हो जाती है और फिर जब अपना हाथ झटकारती है तो मनीष गुस्से में ही अपनी पत्नी पूजा को एक थप्पड़ लगा देता है और उसी के बगल में सो जाता है। लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाता है। वो हर वक्त अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी पूजा इस तरह की बर्ताव उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जैसे ही 3 दिन का समय होता है, 3 दिन के बाद पूजा इसी पुरानी रीति रिवाजों के ही तहत अपने मायके जाने लगती है। जब मायके जाती है तो इधर मनीष कहता है कि अब की बार जब तुम आना तो सिर्फ मेरी होकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस बात पर भी पूजा मनीष से कुछ नहीं कहती है और अपने मायके चली जाती है। जब वो अपने मायके जाती है तो इधर
मनीष गुमसुम सा रहने लगता है, उदास रहने लगता है, हर वक्त अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके साथ इस तरह से बर्ताव कैसे की। जब मनीष के परिवार वाले देखते हैं कि मनीष हमेशा उदास सा रहने लगता है तो उन्हें ये लगता है कि वो अपने पत्नी से प्रेम करने लगा था, और जब उसकी पत्नी अपने मायके चली गई तो उदास सा रहने लगा है, जिसकी जरिए उसके परिवार वाले गौना की जो तारीख होती है यानी कि अपनी बहू को लाने के लिए 30 जून का तारीख तय कर देते हैं। लेकिन जब उधर पूजा अपने मायके जाती है तो जब अपने प्रेमी वीरेंद्र से मिलने के लिए जाती है तो पूरी बात वीरेंद्र को बता देती है। अब वीरेंद्र को जब यह पता चलता है कि पहली रात में ही मनीष ने पूजा को थप्पड़ मारा था तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, और इस कदर गुस्सा होता है कि मनीष को इस दुनिया से हटाने का ही प्लान बना लेता है, और इस प्लान में पूजा भी शामिल हो जाती है। और इसमें जो पूजा का फुफेरे भाई होता है दीपक, तीनों लोग शामिल हो जाते हैं और तीनों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और जब 30 जून का दिन आता है तो इधर जो मनीष होता है अपनी परसों को लेकर खेतों में बांधने के लिए जाता है। जब बांधने के लिए जाता है तो दीपक जो कि उसके मोबाइल पर कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि तुम मेरे बताए गए जगह पर आ जाओ, मैं दीपक बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी पूजा को लेकर कुछ बात करनी है। चूँकि जो मनीष होता है दीपक को जानता है कि वो पूजा का फुफेरा भाई है, इसीलिए उसे मिलने के लिए चला जाता है। जब रोड पर आता है तो देखता है कि उसी रोड पर एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में वीरेंद्र रहता है और कहता है कि तुम इस गाड़ी में बैठो, हम लोग दीपक के पास जा रहे हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और दीपक के पास जाते हैं। जब तीनों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो दीपक तीनों लोग को एक पेप्सी का बोतल देता है। तीनों लोग पेप्सी पीते हैं, लेकिन जब मनीष पेप्सी पीता है तो उसमें कुछ नशीली दवाई मिलाई गई होती है, जिसकी वजह से मनीष की हालत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो दीपक और वीरेंद्र मिलकर उसके गले दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब मनीष की हत्या कर देते हैं तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपने अपने घर चले आते हैं। जब ये पूरी कहानी वीरेंद्र पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है, और उसी के ही तहरीर पर दीपक और उसकी पूजा तीनों लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर भारी मुकदमा दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल दी जाती है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाइए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।